अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। जी जी सर वो लास्ट टाइम ना मैंने लेक्चर नहीं लिया था, आपको मेल की थी मैंने कि वो मैं जमात में जा रहा हूँ, तो काइंडली वो प्रेजेंट कर दीजिएगा। रिहान तक है। जी सर। तो आपको मेरे ख्याल से तो उस पे हसन साहब ने रिप्लाई दे दिया था। मैं देख लेता हूँ उस पे अटेंडेंस वगैरह क्या मामला थे। 2 और 3 और 4 ठीक है आपकी। अभी सो फॉर जो है ना वो 4 एब्सेंटीज हैं और वो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। ठीक है अभी चीज़ें बिल्कुल रीजनेबल फॉर्म में सही है। ओके अभी सर। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है। ओके अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी कैसे हैं आप? हाँ जी ठीक ठाक शुक्र अल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा आहिस्ता आहिस्ता लगाते हैं अटेंडेंस वगैरह। अच्छा आप लोगों को पता है ना कि LMS के ऊपर मैं डेट वाइज आप लोगों को लिंक वगैरह जो होते हैं वो भी वहाँ पे अपलोड करता हूँ। यस सर। देखा है कभी किसी ने? यस सर देखें। हाँ जी तो LMS के ऊपर ना डेट वाइज प्रॉपर डेट टॉपिक लिंक बड़े वो अच्छे यस तरीके से सर। उनको हाँ जी पड़ी होती हैं। तो वो अब तो सुबहान आप उस दिन कुछ कह रहे थे वो फिर ईमेल पढ़ ली थी उससे वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होगी थी चीज़ें ठीक हो गई। सर हाँ जी वो मैंने पढ़ ली थी। वो असल में ना उसको स्क्रॉल बड़ा करना पड़ता है। मैं सोच रहा था कि LMS के बगैर ही यूट्यूब के ऊपर आसानी से जो है ना बंदा वो देख लेता है। तो ये नहीं इस वजह से आपको मैं हाँ मैं आपकी बात समझ गया हूँ। असल में ऑलरेडी जितनी मोहब्बत मिठास उसमें डाल दी है ना यही काफ़ी है। क्या ख्याल है क्योंकि अब तो जी सर देखो ठीक है सर। हर चीज़ वो इतना नहीं हो सकता। अगर टीचर हैंड से देखे ना उसमें प्रॉपर टॉपिक लिखता हूँ डेट उस पे लिंक उधर उधर वो अगर यानी कि खुशी वाले मामला हो तो उतने पे बंदा खुश हो जाता है। ठीक है ना। सो जी सर ठीक है वो भी सर एक फुल बेहतरीन है। मतलब हाँ जी अगर कोई करने बैठे ना तो उसको फील हो कि यार ये काम भी ठीक ठाक एफर्ट से क्योंकि वो बड़े एक अच्छे वे में वीक वाइज उसको मैंने किया होता है। तो उससे फिर साफ ज़ाहिर है अब थोड़ी बहुत तो एफर्ट फिर करनी पड़ती है ना। हल्की फुल्की एफर्ट तो करनी पड़ती है जी। मैं भी उसको एक दफ़ा जूम से उस चीज़ को यानी कि वीडियो को रिकॉर्डिंग को ऑब्वियसली डाउनलोड पहले करता हूँ। फिर उसको मैं अपने चैनल पे डालता हूँ और फिर वहाँ से लिंक्स जो हैं और उस उनके डेट्स वगैरह टाइटल्स वगैरह वो LMS पे भी डालता हूँ। तो यानी कि बैक एंड पे ये 2-3 डिफरेंट वेज के ऊपर ये मैं ऑलरेडी उसकी रिहर्सल जो है वो यानी कि कर रहा हूँ ना। तो वो मेरे ख्याल से बेहतर हैं सारी चीज़ें। बाकी कोर्स आउटलाइन में भी वही सिनेरियो होता है किस तरह से हम चल रहे होते हैं। तो अगले लेक्चर में आप लोगों का क्विज़ जो है वो आपको पता है ड्यू है ऐसे ही है ना। ठीक यस है ना सर। जी। तो अभी यस अटेंडेंस हाँ अभी अटेंडेंस लगा लेते हैं। ओके जी। अब्दुल रहीम रऊफ़ यस सर अब्दुल रहीम प्रेजेंट। ठीक है। अब्दुल सुबहान यस सर। ठीक है जी। अली हसन यस सर। ठीक है। अमीर हमज़ा प्रेजेंट सर। ठीक है जी। आसिफ रहमान यस सर। ठीक है। दानियाल अली नहीं है। एक मिनट ज़रा दानियाल को मैं देख लूँ ज़रा कि है या नहीं। नहीं दानियाल नहीं है। ओके जी। एहतिशाम प्रेजेंट सर। ठीक है। फ़ेरोज़ अहमद ख़ान सर। ठीक है जी। हमील ज़फ़र यस सर। ठीक है। हुमैर अनवर प्रेजेंट सर। ठीक है जी। मियां मोहम्मद उमैर मियां मोहम्मद उमैर नहीं है। मोहम्मद आसिफ मजीद यस सर प्रेजेंट सर। ठीक है जी। मोहम्मद जुनेद असलम प्रेजेंट सर। ठीक है।
मोहम्मद तैयब, प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद अबू बकर आजम, यस सर। ठीक है जी। मोहम्मद आकब जहूर, प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद असद अशरफ, प्रेजेंट सर। ठीक है जी। बिलाल बाबर, प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद बिलाल जुनैर अजहर, प्रेजेंट। ठीक है जी। और मोहम्मद हुसनैन, ठीक है जी, मौजूद है मोहम्मद हुसनैन। मोहम्मद मोइस सईद, ठीक है, मोइस सईद हाथ खड़ा किया, ठीक है जी। मोहम्मद रेहान ताहिर, यस सर। ठीक है जी। और मोहम्मद शाहजेब अशफाक, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उस्मान, ठीक है शाहजेब, प्रेजेंट सर। ठीक है जी। उस्मान और शाहजेब दोनों प्रेजेंट हैं, ठीक है जी। मुकर्रब अहमद, प्रेजेंट सर। ठीक है जी। उमर शाहिद, यस सर। ठीक है। रज़ा फैज़, ठीक है जी। रज़ा ने हैंड रेज किया, ठीक है रज़ा। और उसामा अफजल, प्रेजेंट सर। ठीक है जी। वलीद मुख्तियार, प्रेजेंट सर। ठीक है। जैद इश्तियाक, प्रेजेंट सर। ठीक है। अच्छा, इस पे जो यानी कि जो परसों थर्सडे को क्विज रखा हुआ ना चैप्टर नंबर 3 का, ठीक है। तो एक तो वो क्विज हो जाएगा इंशाल्लाह, और उसके बाद छुट्टियों से पहले पहले हमारे पास जो है वो फॉर एग्जांपल थर्सडे को डेट बन रही है 17 बन रही है ना परसों, और जब आप थर्सडे को दे लेंगे ये वाला क्विज। छुट्टियां किस चीज की है? क्या हुआ? छुट्टियां किस चीज की सर? विंटर हॉलीडेज। ये सही है सर, हाँ शुक्रिया जी, सर। समझ लगी ना बात की। जो छोटे होते आपको किसी दौर में बड़े बड़े दिनों की छुट्टियां हुआ करती थी, ठीक है। जी सर। हैं, इंग्लिश में विंटर हॉलीडेज होगी, ठीक है। सर सस्पेंस इसलिए कि हमें होती नहीं है ना यूनिवर्सिटी में। सर 2 साल से यस यूएमटी सर वाले बिल्कुल। कर तो नहीं रहे। नहीं नहीं, अब आप बड़े हो गए हैं, अब बड़े बच्चों को जो है ना वो छुट्टियां नहीं होती, अब मेच्योर हो गए हैं, वो स्कूल वाला ज़माना नहीं रहा, तख्तियों वाला, स्लेट वाला, कॉपी पेंसिल वाला। वक्त के साथ साथ ग्रूमिंग आती है। आप बड़े होंगे ना तो आपको पता लगेगा कि बुखार पे छुट्टी नहीं लेनी होती ना, अल्लाह, जब आप पढ़ लेंगे ना, ठीक है। तो जब आपकी जॉब लगेगी ना जी तब सर। आपको पता लगेगा कि अच्छा जी बुखार पे भी जो है ना वो काम करना होता है, लेकिन ये कुछ साल लगेंगे ये समझने में ना। ऐसे ही है सर अभी जी। तो ठीक है ना। तो ये बेसिकली कोविड की वजह से जो गवर्नमेंट है उसने चीज़ों को ज़रा डिफ्रेंशिएट किया था कि 25 दिसंबर तक ऑनलाइन सेटअप ले जाते और 25 के बाद 10 जनवरी तक जो सारे अदारे हैं वो बंद रहेंगे और उसको विंटर हॉलीडेज़ में डाल देते हैं, ठीक है। किसी दौर में गवर्नमेंट के स्कूलों में 10 छुट्टियां हुआ भी करती थी, सही है? तो ये ज़रा ये वाले मामला था, ठीक है। चलें जी, खैर। सो अच्छा, एनी हाउ सर क्विज के सर दोबारा रिपीट कर सकते हैं सर क्विज का? क्विज का बताएं, क्या रिपीट करवाना है वो कर देता हूँ फिर। यानी कि क्विज की रेपिटेशन पे क्या फरमाइश है, क्या उस पर रिपीट करना है? थर्सडे को परसों सर ये आपका, है कि हाँ जी बताएं, हाँ बताएं। सर ये का क्विज परसों है? हाँ जी, ठीक है सर, तो थैंक यू। ये, हाँ जी, इस पे ये मैंने ऑलरेडी पिछले हफ्ते ही अनाउंस कर दिया था। यस आप सर। लोगों को ईमेल करता हूँ ना तो वो चीज़ों को देखा करें ना, वो इसीलिए होती हैं चीज़ें। तो आप लोगों को 4-5 दिन पहले ईमेल जा चुकी थी। पिछला जो जुमेरात वाला लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि मैंने अगले जुमेरात को क्विज़ लेना है और 7 दिनों का गैप था, और मैंने आप लोगों को ईमेल भी सेंड की थी। तो इसीलिए चीज़ों को थोड़ा टाइमली देखा करें। तो एनी हो जी, खैर थर्सडे को जो है वो 3rd चैप्टर का क्विज़ होगा आप लोगों का। और इसमें एक और चीज़ है कि
आप लोगों ने एक अच्छे वे में चैप्टर 2 का ऑलमोस्ट सभी ने क्विज जो है वो मिस किया हुआ है। तो सबका उस पे क्या लगा हुआ? 0 0 लगा सर। अच्छा, तो है इरादा उस पे कुछ बेहतरी आ जाए, लेकिन आएगी मेरे अंदाज से। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा जी, यस सर। अच्छा इसमें एक चीज़ है, ये जो अब बात करने लगा हूं ना उसमें फरमाइशें नहीं चलेंगी, ठीक है? सिर्फ यानी कि सुनना होगा आप लोगों को। उसमें ये है कि मैं परसों जब आप लोगों का 3rd चैप्टर का क्विज ले लूँगा, ठीक है, तो उसके बाद फिर हमारी जो ट्यूसडे को क्लास होती है, समझ लगी ना बात की? ट्यूसडे को, यस सर। ट्यूसडे वाले दिन जो हमारा लेक्चर होता है उसमें मैं एक छोटा सा वाइवा का सेशन रखूँगा, उसमें मैं क्विज नहीं लूँगा, ठीक है? तो चैप्टर 2 से रिलेटेड एक मैं छोटा सा एक वाइवा का सेशन रखूँगा और उसमें 1 बाय 1 जो है वो कुछ 1-2 क्वेश्चन मैं अपनी मर्जी से उस पर पूछ लूँगा और उस पर फिर मैं जज कर लूँगा कि आपके उस चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट किस तरह के, ठीक है? सर 2 में से या 3 में से? चैप्टर 2। यार एक तो पहली बात यह है कि चीज़ों को मिक्स ना किया करें, जो बात चल रही होती है ना उसको ज़रा गौर से सुना करें, वो पूरी फिल्म सर दोबारा नहीं, रिपीट करने लग जाती है। जब एक मुझे तरीके से लगा एक सर बात चल रही है तो अचानक क्या मसला पैदा हो गया। चैप्टर 3 का मैंने यही तो बात है, इसी वजह से तो मैं बस उस पे अंडा ही फिर रहने देते हैं अगर ज़्यादा समझने समझाने का मसला है। नो आप कोई काम नहीं, मतलब कोई सेंस नहीं डेवलप होती आप लोगों को कि बात क्या हो रही। चैप्टर नंबर 3 का मैं परसों क्विज ले रहा हूँ, आप लोगों को ईमेल उसकी गई हुई है नहीं गई हुई? थर्सडे को परसों जो यस क्विज है सर, चैप्टर 3 का, हाँ आई भी है सर जी मेल। थर्सडे को परसों चैप्टर नंबर 3 की आपको ईमेल गई हुई है, तो वो तो हमारा टॉपिक का पार्ट ही नहीं है। मैं तो उसकी अनाउंसमेंट के बाद एक बात की है चैप्टर 2 की, कि चैप्टर 2 का आपने डेलिबरेटली आप सारों ने क्विज मिस किया हुआ था, उस पर आप लोगों का अंडा लगा हुआ, ठीक है? तो मैं उसकी बात कर रहा था कि अगर आप चाहते हैं कि उसमें किसी के बेहतर नंबर लग जाएं, चैप्टर 2 की बात कर रहा हूँ जो मिस्ड क्विज है सबका, सर रीटेक ले लें। फिर वही बात, मशवरा मांगा किसी ने तो उस पर अंडा ही लगा रहने देता हूँ मैं। नहीं सर ठीक है, समझ आ गई सर, समझ आ ठीक है भाई आप भाई ले लोग ले। को सेंस कोई डेवलप नहीं हो रही, पता ही नहीं है कि बात क्या करनी है, क्या कह रहा है। मैंने आपको पहले कहा है कि उसमें मुझे मशवरा नहीं आप लोगों का चाहिए, आपने तो जो करना था वो आप लोगों ने कर दिया, अब आप लोग मुझे मशवरा देंगे। आपने तो उसको बंक करना था, यू हैव डन इट, यू हैव डन योर जॉब, ठीक है? अब मैं उसको अपने अंदाज से देखूंगा ना, आपने तो ठीक है उसमें जो आपका फैसला था वो 0 की शक्ल में पोर्टल पे लग गया, अभी भी आप ही मशवरे दे रहे हैं। नहीं सर, सॉरी सर, ये आप फेवर, बस ठीक है सर, आगे समझ आप। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई कि चीज़ को पिक कैसे करना है, रिस्पॉन्ड कैसे करना है, तो आप लोगों का अल्लाह हाफिज़ है। चलेगी ना बात? आप उस पर भी मशवरे लेके आ गए। एक जो स्टूडेंट जिनका मैंने कैंपस पे क्विज लिया हुआ है, दूसरे सेक्शन जिनका मैं कैंपस में क्विज लिया, आपका मैं ऑनलाइन क्विज क्यों लूँ? वो समझ लगी ना बात की? तो मैंने पहले कहा है जिसको ठीक है, जिसको लेट से ये एक एक्स्ट्रा मैं उसको फेवर दे रहा था, अगर किसी को इस पे इशू है तो ठीक है, नंबर तो उसके लग गए हैं वहाँ पे ऑलरेडी, उसको देखता रहे डेली। तो बात को समझा करे कि बात किस नोयत पे हो रही है, कहीं पे लॉजिक बीच में इन्वॉल्वमेंट की बनती है नहीं बनती, क्या करना है, चीज़ों को किस तरह हमने पिक करना है, थोड़ा उस हिसाब से देखा करें, ठीक है? पहले शुरू से ही आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने नहीं ड्राइव करना। मैंने तो उस दिन भी कहा था कि अगर किसी ने टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है तो वो टीचर बन जाए, हम शागिर्द बन जाते हैं, ठीक है ना? तो टीचर को पता है ना कि मैंने किस तरह चीज़ों को लेके चलना है, ना कि आपको पता है कि क्या करना है। टीचर ने सारी चीज़ें भी मैनेज करनी है, उसने अपना लेक्चर भी डिलीवर करना है, उसने अपना ज़मीर भी मुतमिन रखना है, उसने इंसाफ भी करना है, उसने स्टूडेंट का भी भला करना है। ये जब आप लोगों के जब जिम्मेदारी आयद होगी ना, ठीक है, जब आपने अपने आप को भी एक जवाब देना होगा। एक इंसान का जो ज़मीर होता है ना, वो सबसे पहले उसके पास सबसे पहला क्वेश्चन उसकी तरफ तब पता चलता है। अभी तो आप एक बड़ी इंजॉयमेंट वाली लाइफ गुजार रहे हैं, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कुछ है, जो आता है जेन में बोल देते हैं, बात होगी तो ठीक है, नहीं तो कहा बस ठीक है।
सो परसों आप लोगों ने क्विज देना चैप्टर नंबर 3 का, उसकी मैंने ऑलरेडी मेल की हुई है। और मंगल वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन मैं आप लोगों का स्केड्यूल जो है वो मुझे कोई एक बंदा सेंड कर दे कि आपके सेक्शन का क्या स्केड्यूल होता है, उसको देख के तो फिर एक मैं बीच में एक छोटे से टाइम फ्रेम के लिए एक छोटा सा एक वाइवा का सेशन रख लूँगा। उसमें मैं आप लोगों से 1-2 क्वेश्चन कर लूँगा, जो किसी के जवाबात होंगे, जो उसका कॉन्सेप्ट होगा, उसके मुताबिक मैं उसके मार्क्स अपडेट कर दूँगा। बात समझ लगी? यस सर, सर ओके। ठीक है। सो ये एक चीज़ है। और बस ठीक है जी, अब हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। आपने करने की कोशिश की थी उसको, जो एग्जाम्पल 3.9 आप लोगों को कही थी करने के लिए? यस सर। कौन सा पार्ट आपने किया था, क्या किया था उसमें? सर फर्स्ट वाला ही पार्ट किया था। अच्छा, फर्स्ट वाले पार्ट में क्या था वैसे? सर उसमें वो दी हुई थी, एनर्जी दी हुई थी, तो सबसे पहले हमने फेज आइडेंटिफाई करना था। तो वो मेरे ख्याल से वो सैचुरेशन वाला बनता था। फिर हमने वो उसकी एक्स निकाली थी, जिसे वो कहते हैं एक्स को जो। अभी स्लाइड आपके सामने है, 3.9 एग्जाम्पल यस सर। विजिबल है? यस सर। ठीक है, ओके जी। इसमें क्या कह रहा है? पार्ट ए पढ़े जरा, बताएं मुझे क्या कहना चाह रहा है वो, फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं बताऊं। पार्ट ए में सर इसमें उसने प्रेशर दिया हुआ है, और उसने वो दी हुई है, एक्स की वैल्यू दी है जो कि 0.6 है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये वैल्यू उसमें ही होती है, वो सैचुरेशन मिक्सचर वाले में। तो फेज हमें पता चल गया कि वो फेज जो है हमारे पास सैचुरेशन मिक्सचर है। तो उस फेज पे जाके हम फिर 200 पे वो टेम्परेचर देख लेंगे और यू देख लेंगे, यूएफ जो भी। अच्छा, तो ये एक्स जो है ये क्या चीज़ होती है? एक्स का नाम क्या है, यानी कि किस चीज़ को हम क्वालिटी एक्स बोलते हैं? क्वालिटी सर ये क्वालिटी है सर। क्वालिटी। क्वालिटी हमें क्या बता रही होती है कि कितना पोर्शन वेपर का है और कितना कितना पोर्शन पेपर उसमें सर? लिक्विड का है। यस सर। सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर के पोर्शन की क्या हमारे पास रेशियो है? मास ऑफ द वेपर डिवाइडेड बाय टोटल मास। 0.6 मीन्स कि 60% सैचुरेटेड वेपर है और 40% सैचुरेटेड लिक्विड है। तो वेपर और लिक्विड का एग्जिस्ट करना, ये सैचुरेटेड लिक्विड या सैचुरेटेड वेपर का होना, ये कौन से रीजन में होता है? सैचुरेटेड मिक्सचर में। ये सैचुरेटेड मिक्सचर में होता है ना। तो कंप्रेस में हमारे पास ऐसी चीज़ें होती हैं और ना ही हमारे पास सुपर हीटेड वेपर में ऐसी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से मेंटली तौर के ऊपर हमें फेज़ का आइडिया हो चुका है कि फ़ेज़ कौन सा है। और फेज़ डिस्क्रिप्शन में फिर हम क्या लिखेंगे? सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर, दैट इज़ आवर फेज़। ठीक है जी, यस सर। ओके। अब फाइंड आपने क्या क्या करना है, देखें सर ज़रा सारे फेज का कापी पे बताना है, देखें। हाँ जी, और टेम्परेचर बताना है, और एनर्जी बतानी है। टेम्परेचर बताना है, इंटरनल एनर्जी बतानी है, तीसरी चीज़ क्या बोली, क्या बताना? फेज फेज बताना है कि हम कौन से फेज में, फेज ठीक है, डिस्क्रिप्शन। वो फेज़ का वो तो मैं। हमें, हाँ जी, वो डिस्कस हम कर चुके हैं कि क्या है। सो हम क्या करेंगे कि हम इसके जब फेज़ सैचुरेटेड आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये सैचुरेटेड टेबल से देख के इसको सॉल्व करना। तो जब, और अच्छा देखिए सब्सटेंस कौन सा है इसमें, क्योंकि ये गैसेस भी वाटर होती हैं, सर। रेफ्रिजरेंट भी होता है, वाटर भी होता है, कौन सा सब्सटेंस है वाटर सर, टेबल फॉर वो? वाटर लिखा हुआ है उसने। कहाँ से पता चला? पढ़ें ज़रा, बाकियों को पता चले। डिटरमाइन द मिक्सिंग प्रॉपर्टी एंड द फेज यस सर। डिस्क्रिप्शन इन द फॉलोइंग टेबल फॉर वाटर। वो उसने लिखा वाटर, टेबल फॉर वाटर से वाटर। पता चल गया कि वाटर के टेबल यूज करने हैं, और डेटा को देख के हमें पता चल गया कि सैचुरेटेड टेबल यूज करना है। सैचुरेटेड टेबल के अंदर टेम्परेचर टेबल भी होता है और प्रेशर टेबल भी होता है। तो यहाँ पे हमने कौन सा टेबल यूज करना है? हमने सर प्रेशर वाला करना है। प्रेशर पे जाके देखेंगे ना कि टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर पे ठीक है। जाके थोड़ी ना प्रेशर देखेंगे। अच्छा, आज फिर कह रहे हो थोड़ी ना देखेंगे हैं? वैसे ही सर जी।
उस दिन भी कहा था कि ये थोड़ी ना को अगर ट्रांसलेट करूं तो आप तो लिख ही नहीं सकते, या इंग्लिश में लिख सकते हो थोड़ी ना। सर मतलब नहीं आता इंग्लिश में। अच्छा जी, चलें आप ब्रैकेट में उर्दू में लिख दीजिएगा थोड़ी ना। सो टेम्परेचर हमारे पास गिवन नहीं है, टेम्परेचर को हमने फाइंड आउट करना है, और प्रेशर हमारे पास गिवन है, तो जो गिवन डेटा है उसी को हम यूटिलाइज करेंगे और प्रेशर टेबल में हम चले जाएंगे। ठीक है, वाटर का सैचुरेटेड प्रेशर टेबल। ठीक है जी, तो प्रेशर कितना है? 200 किलो पास्कल है। यस सर। ठीक है सो 200 किलो पास्कल पर जाकर आप टेम्परेचर देख लेंगे और इंटरनल एनर्जी देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत बात सामने आएगी, जो इंटरनल एनर्जी होती है वो तो टेबल के अंदर जो गिवन होती है ना, आपने यहाँ पर U लिखना है। जब आप टेबल के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, या तो UF होगा या UG होगा या क्या होगा UFG। तो फिर आप कौन सी यहाँ पे लिखेंगे? सर वो लिखेंगे ना, वो सर क्या कहते हैं सर, जो हमने फेज फाइंड किया इसका। सर यू एवरेज लिखेंगे, यू एवरेज इक्वल टू वो जो सर हमने फॉर्मूला नहीं किया था जिसमें क्वालिटी भी हम वो ये लिख लगाते दिया हैं, जी, यू एफ। फॉर्मूला लिख दिया जी स्लाइड के ऊपर, मोहब्बत से देखें जरा। U इज इक्वल टू UF प्लस X UFG। UFG भी आपके पास टेबल में होता है, UF भी होता है, क्वालिटी आपको पहले दी हुई, तो आप इस तरह से इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि उसने U मांगा है। ही इज नॉट डिमांडिंग UF, ही इज नॉट डिमांडिंग UG, ही इज नॉट डिमांडिंग UFG। समझ रहे बात को? यस सर। फाइन, ओके जी, यस सर। ठीक। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पार्ट में है जी टेम्परेचर 125 डिग्री सी और इंटरनल एनर्जी U जो है दैट इज 1600 किलो जूल। यहाँ पे कौन सा फेज होगा, क्या करेंगे आप? सर यहाँ पे सर हम देखेंगे इंटरनल एनर्जी का देखेंगे। सबसे पहले हमने देखना है कि वो सुपर हीटेड में है या तो कंप्रेस में, जो आपने कंपैरिजन बताया था, U इज ग्रेटर देन UFG और लेस देन UF। सर तो हम सबसे पहले फेज देखेंगे, फिर उस हिसाब से हम टेबल। यस सर। चले जी, हम क्या करेंगे कि 125 टेम्परेचर पे जाके देखेंगे कि ये जो हमें गिवन इंटरनल एनर्जी है U 1600 किलो जूल, ये UF से कम है या F और G के दरमियान में है या UG से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम डिसीजन लेंगे। ठीक है, कि ये जो गिवन इंटरनल एनर्जी है ये UG से ज़्यादा होगी तो सुपर हीटेड, F और G के दरमियान में होगी तो सैचुरेटेड मिक्सचर रीजन, और UF से अगर कम होगी तो ये कॉम्प्रेस लिक्विड। उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर फेज़ लिख देंगे। जब हमें फेज़ का आइडिया हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम जब फेज़ का पता चल जाएगा तो फिर उस टेबल में जाएंगे, जो फेज़ हमें पता चलेगा उस टेबल पर जाकर प्रेशर चेक करेंगे और क्वालिटी बताएंगे। तो अगर तो मिक्सचर रीजन होगा तो क्वालिटी निकलेगी, और अगर तो कॉम्प्रेस या सुपर हीटेड होगा तो क्वालिटी की जगह क्या लिखते हैं, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है जी, यस सर। यस सर। क्लियर है? ठीक है जी, और नेक्स्ट में हमारे पास जो है वो सेम है सर जी। आगे क्या चीज़ नेक्स्ट है, भी पार्ट। सेम है। यस सर, बस हाँ जी, टेम्परेचर की जगह हम इस पर प्रेशर देखेंगे। इसमें प्रेशर दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे कि इस प्रेशर पे जाके, अच्छा इस प्रेशर पे जाके हमने क्या देखना है कि इंटरनल इन U दी हुई ना, तो हम प्रेशर टेबल में चले जाएंगे, सैचुरेटेड टेबल में जाएंगे। ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि हमें FG वाली वैल्यूज चूँकि सैचुरेटेड टेबल में मिलती हैं, तो इसलिए फेस को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले हम वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर जाकर फैसला करते हैं, फैसले के बाद हम बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो हम प्रेशर टेबल में जाएंगे और 1000 किलो पास्कल का मतलब ये है कि 1 मेगा, ठीक है, या 1000 किलो पास्कल। तो 1000 किलो पास्कल के ऊपर जाके देखेंगे कि इंटरनल एनर्जी जो है वो UF की क्या वैल्यू है, UG की क्या वैल्यू है, और हमारी गिवन 2950 किलो जूल पर केजी कहाँ पर लाई करती। अकॉर्डिंग टू दैट हम डिसीजन ले लेंगे, और डिसीजन से हमें पता चल जाएगा कि फ़ेज़ कौन सा है, और फेज़ आइडेंटिफाई करने के बाद रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व होगा। राइट, इसी तरह हमारे पास पार्ट जो D है उसके अंदर 75 टेम्परेचर गिवन है। हम उस 75 टेम्परेचर के ऊपर टेम्परेचर टेबल में जाके 75 पे देखेंगे कि प्रेशर क्या है, और प्रेशर हमें जो टेबल से हम देखेंगे दैट विल बी द P सैचुरेटेड।
ठीक है, और हमें जो दिया हुआ वो क्या है 500 किलो पास्कल, हमें जो दिया हुआ दैट इज़ पी। तो हम देख लेंगे कि हमारा जो गिवन प्रेशर है वो क्या पी सैचुरेटेड से कम है, पी सैचुरेटेड के बराबर है, या पी सैचुरेटेड से ज़्यादा है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगेन हम डिसीजन करेंगे। इसी तरह जब हम इस पे आएंगे 850 के ऊपर, ये वाले पार्ट के ऊपर, तो अब हमें फेज आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हमें पता है कि क्वालिटी यस सर। ज़ीरो कब होती है, सैचुरेटेड लिक्विड के ऊपर क्वालिटी ज़ीरो होती है। सैचुरेटेड लिक्विड के ऊपर क्वालिटी क्या होती, ज़ीरो होती यस है। सर, क्वालिटी वन कहाँ यस पे होती है, सैचुरेटेड वेपर के ऊपर। ठीक है, तो फेज का पता चल गया कि सैचुरेटेड लिक्विड है, टेबल का यस भी सर। पता चल गया कि सैचुरेटेड टेबल देखना है, और इंटरनल एनर्जी जब देखने जाएंगे तो वहाँ पर जब आपको पता चल गया कि ये सैचुरेटेड लिक्विड है, तो सैचुरेटेड लिक्विड की इंटरनल एनर्जी को क्या कहते हैं, यू एफ। क्या कहते हैं, यू एफ। यूएफ सर। तो यहाँ पर आप कौन सी वैल्यू लिखेंगे, यू एफ वाली। तो जब आपको पता चल गया कि ये सैचुरेटेड टेबल है, तो टी की जगह क्या लिखेंगे, 850 प्रेशर पर चले जाएं, प्रेशर टेबल में 850 प्रेशर पर जाके देख लें कि टी सैचुरेटेड क्या, तो वो यहाँ पर आप टेम्परेचर की जगह लिख देंगे। ठीक है जी, ये था कि आपके पास अब यस इसी सर। तरह की कोई भी एग्जांपल हो, मैं उसको यानी कि सॉल्व कर सकता हूँ। सपोज जस्ट अ सेकंड। सर ये जो ई पार्ट है जिसमें आपने कहा कि वो इंटरनल एनर्जी की जगह पर यूएफ आ जाएगा, तो अगर हम इसको फॉर्मूला जो था उससे ड्राइव करना चाहें तो वही आंसर उससे रहेगा। भी उससे भी कर लेते हैं, ये देखें फॉर्मूले से कर लेते हैं जी। ओके, फॉर्मूला U इज इक्वल टू यू एफ प्लस एक्स यू एफ जी। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह रहे कि ये फार्मूला सिर्फ मिक्सचर रीजन के अंदर ही लगता है, लिहाजा फार्मूला ठीक लगवाने की यस कोशिश करें। ठीक है, यस तो सर। फॉर्मूले की जिद हर जगह पे नहीं करनी, यहाँ पे लग सकता था तो मैंने भी शुरू कर दिया। मिक्सचर रीजन के अंदर फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। ओके जी, क्वालिटी की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, तो एक्स यस यू एफ जी वाली सारी टर्म ज़ीरो नहीं हो जाएगी। यस सर। हाईलाइट फॉर्मूला नजर आ रहा है, ये यस जो सर, मैंने लिखा है और हाईलाइट किया हुआ। यस सर। ठीक है, यस सर, नजर आ रहा यस सर। ठीक है। सो अगर क्वालिटी वन होती तो फिर यू की जगह आप यू एफ लिखते, यू एफ जी लिखते, या यू जी लिखते, अगर क्वालिटी वन होती। सर फिर ये दोनों ऐड होने थे यूएफ प्लस यूएफसी। जब क्वालिटी वन हो तो कौन सा रीजन होता है, सर वो वेपर वाला। नहीं वेपर के साथ क्या नाम है, सुपर हीटेड है, सैचुरेटेड है, कौन से वेपर वाला, प्रॉपर नाम लें उसका। क्वालिटी जब वन होगी, सर सैचुरेटेड में ही होता है वो, सैचुरेटेड वेपर। जब क्वालिटी वन होगी तो आप सैचुरेटेड वेपर पॉइंट पे होते हैं। कौन से पॉइंट पे होते हैं, सैचुरेटेड वेपर। वेपर पॉइंट पे। तो वहां पर फिर आप यूएफ की वैल्यू लिखेंगे, यूजी की लिखेंगे, या यूएफजी की लिखेंगे, सर वैसे तो यूजी की यूएफजी लिखेंगे, की लेकिन अगर फॉर्मूले के लिहाज से देखा जाए तो एक्स की वैल्यू अगर हम 1 रखें, तो मेरा कहने का मकसद ये था कि इससे भी तो आंसर आना चाहिए ना, वही। नहीं, इससे इससे भी आ जाएगा ना, इससे ये देखें, इससे थोड़ी ना की तरह इससे भी ले आते हैं। मैंने क्या कहा है कि अगर क्वालिटी वन होगी तो आप कौन सी वैल्यू लिखेंगे, यूजी की। तो आप देखते हैं फॉर्मूला क्या हेल्प करता है, अभी देख लेते हैं। U इज इक्वल टू यू एफ प्लस एक्स यू एफ जी। अब आपके पास यू एफ जी का मतलब क्या होता है पता है, ये सर बीजी माइनस बीएफ, यू जी सॉरी माइनस, यूजी माइनस यूएफ। ठीक है। तो क्वालिटी कितनी है, वन, 1 सर। तो वन की वैल्यू प्लग इन कर दो। ये ठीक लिखा है यूएफ मैंने, ये यूएफ जो से अभी कैं लिखा। यस सर, है। यस यूएफ सर, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो गया, यूजी रह जाएगा। तो यहाँ से मरकजी ख्याल क्या निकला कि घबराना नहीं है, क्या नहीं करना, घबराना नहीं है। हाँ जी, घबराना नहीं। और अगर ना समझ लगे फिर थोड़ा थोड़ा घबरा ले। नहीं सर जी हाँ, यस, लेकिन ये ना हमने माशाल्लाह प्रूव कर दिया ना, अब याद रहेगा हमेशा। क्या बात है, ठीक है जी, समझ लग गई यस भाई। यस सर। हाँ जी, यस सर, हाँ जी। तो इंशाल्लाह आप परेशान ना हो, कॉन्सेप्ट के लिहाज से सूरत हाल नाजुक नहीं है, अगर खुद से आपने बनानी हो तो वो आप नाजुक बना लें, वैसे आपको हाँ जी कॉन्सेप्ट मुकम्मल पहुंचते रहेंगे। इंशाल्लाह सर। अच्छा जी, एक मिनट ज़रा।
ठीक है जी, इसको एक एक दफ़ा क्विक वे में आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ जो उसने किया हुआ है। कि पहले का तो आपको क्वालिटी उसने पॉइंट दे के टेम्परेचर पे जाके उसने टेम्परेचर भी निकाल लिया, और इंटरनल एनर्जी का मैंने आपको बताया था कि फार्मूला लग गया, उसने फार्मूले से कर लिया। और फिर जब अगले किसी पार्ट पे जाएगा उसमें 200 किलो पास्कल प्रेशर आपको गिवन था और उसको इंटरनल एनर्जी भी वहाँ पर गिवन थी। सो उसने कंपैरिजन यानी कि कर लेगा अपने पास। एक मिनट, मुझे डेटा मैं थोड़ा नोट ही कर लूँ कि है क्या, ताकि फिर मुझे आसानी रहेगी करने में। ये समझा मैंने आपको पहले दिया है। सॉल्यूशन मैंने जानबूझ के इसलिए नहीं खोला था, फिर सॉल्यूशन को देख के सबको पता लग जाता है कि यूं यूं करना है ना, तो फिर उस पर कॉन्सेप्ट सही बिल्डअप नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए मैंने विदाउट सॉल्यूशन उसको किया, ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट्स को भी तो ज़रा रिफाइन करें ना, कि हमें भी कुछ पता है या नहीं पता। चलें, सो इस पे 200 प्रेशर गिवन था आपको और 0.6 आपको क्वालिटी गिवन थी। तो 0.6 क्वालिटी की वजह से उसे पता चल गया कि आपके पास सैचुरेटेड टेबल है, तो उसमें जाके उसने सैचुरेटेड टेबल पे टेम्परेचर फाइंड आउट कर लिया। और आपको पता है कि मिक्सचर रीजन के अंदर अगर इंटरनल एनर्जी निकालनी है तो फार्मूला लगेगा U = UF + X UFG, वो उसने लगा लिया और आपका पार्ट जो है वो सॉल्व हो चुका है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो पार्ट बी में आपके पास 125 जो है वो टेम्परेचर है और 1600 आपके पास इंटरनल एनर्जी है। तो उसने कहा जी ओके कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन के दौरान उसने बता दिया कि अगर UF से कम होगी तो आप कंप्रेस लिक्विड में होंगे, दरमियान में होगी तो सैचुरेटेड मिक्सचर, और अगर ग्रेटर देन होगी तो आप सुपरहीटेड में होंगे। ठीक है जी, आपको जो गिवन वैल्यू है वो 1600 है। टेबल में चले जाएं और वहाँ पे चेकआउट कर लें कि आपके पास कहाँ पर ये लाई कर रहा है। सो उसने जब देखा कि UF UG को जब कंपेयर किया तो आपको जो गिवन इंटरनल एनर्जी है 1600, वो UF और UG की इन बिटवीन लाई कर रही, तो उसको पता चल गया कि ये मिक्सचर रीजन है। और उस मिक्सचर रीजन के ऊपर जाकर उसने प्रेशर फाइंड आउट कर लिया और क्वालिटी अगर फाइंड आउट करनी है। अब आपको पता है कि क्वालिटी जब फाइंड आउट करनी है तो क्वालिटी के दो ही फार्मूले, या तो मास ऑफ द वेपर डिवाइडेड बाय टोटल मास, या आपको इंटरनल एनर्जी 1600 गिवन है तो U = UF + X UFG वाला फार्मूला लगा लें, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास इंटरनल एनर्जी जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाला मामला भी हो गया। अगले में आपके पास क्या था कि उस पार्ट में पार्ट सी के अंदर 1000 प्रेशर था और 2950 आपके पास इंटरनल एनर्जी थी। सो आप जब टेबल में गए तो आपने देखा कि UF 761 है और UG जो है वो 2582 है। तो आपकी जो वैल्यू है जो यहाँ पर फ़िलहाल आपको नज़र आ रही है वो UF से भी ज़्यादा, UG से भी ज़्यादा। जब मेरे पास UG से वैल्यू ज़्यादा मैं सुपर हीटेड में होता हूँ, फिर बाकी फेज़ के अंदर सुपर हीटेड आ जाएगा। क्वालिटी के ऊपर क्या आएगा, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, नो मीनिंग ऑफ क्वालिटी, नॉट एप्लीकेबल। और फिर आप सुपर हीटेड में जाके ठीक है अपना जो टेम्परेचर है उसको फाइंड सर ये आउट हमें कर। वो पीछे वाली स्लाइड शो ही नहीं हो रही है, वही पहले वाली कोई एग्जांपल वाली ही है सिर्फ नजर आ रही। ये पार्ट सी नहीं नज़र आ रहा, चलें देखता हूँ। ये उसी एक एग्जांपल को अभी हम लेके बेसिकली बैठे हुए हैं, मैं कहीं भी आगे नहीं गया। ये 1000 आपको प्रेशर गिवन है और ये इंटरनल एनर्जी आपको गिवन थी। तो आप टेबल में गए, UF आपके पास 761 है और UG 2582 है। तो जब आपने कंपैरिजन किया है तो आपकी जो U गिवन है आपको, दैट इज़ ग्रेटर देन द UG। तो जब U ग्रेटर देन UG हो तो कौन सा आपके पास फेज होता है? सर वो सुपर हीटेड। अब तो नज़र आ रहा है ना ये जो मैं लिख रहा हूँ? नो सर। नो हाँ सर, नो सर नहीं है जरा। चलो जी, अब ये सॉल्यूशन पार्ट सी अभी भी नहीं नजर आया।
सर स्लाइड एक बार वो ऑफ करके दोबारा ऑन करना। ये एग्जांपल पे रुकी हुई है आफ्ताब की, सही उसके बाद चेंज नहीं हुई। अब यस सर, अब यस सर अब अब आगे सही सर। ठीक। अच्छा जी, 1000 प्रेशर है और आपको इंटरनल एनर्जी 2950 गिवन है ना। तो जब आप टेबल में गए ना तो UF 761 था और UG 2582 है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि आपको जो गिवन इंटरनल एनर्जी है दैट इज ग्रेटर देन द UG। ऐसी यस सर। UF भी आपको टेबल से पता चल रहा है और UG भी आपको पता चल रहा है। तो आपको जो गिवन इंटरनल एनर्जी है दैट इज U ग्रेटर देन UG। सो यहाँ से यस आपको सर। चल गया कि फेयर इसके ना वो इसकी सुपरहीटेड वेपर है। ठीक है, सुपरहीटेड वेपर में क्वालिटी क्या होती है? नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अब रहेगी बात टेम्परेचर की। तो जब आप सुपर हीटेड में टेबल में जाते हैं तो कम से कम आपको दो प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर होती हैं कोई तीसरी फाइंड करने के लिए। तो आपको दो गिवन है, प्रेशर भी आपको पता है और आपको इंटरनल एनर्जी भी पता है। तो इस प्रेशर और इस इंटरनल एनर्जी पे आप टेम्परेचर निकाल लें। और आपको पता है सुपर हीटेड मेगा पास्कल में होता है। तो 1000 किलो यस सर। पास्कल का मतलब क्या है? 1 मेगा पास्कल। ठीक है, यस सर। और अगर आपको वैल्यूज एग्जैक्ट नहीं मिलती तो आपको वो फॉर्मूला समझा दिया था, किसी ने उसको जाके यूज़ किए? यस सर, वो डिस्प्ले एरर किया? वाला। हाँ जी, कौन से वाला? यस सर। एरर वाला फॉर्मूला नहीं, जब आपके पास नहीं एग्जैक्ट नहीं वैल्यू नहीं गिवन होती। सर, वो तो आपने ये बताया था ना कि कंप्रेस लिक्विड में अगर वो एग्जैक्ट वैल्यू ना हो तो हम वो उसमें जाएंगे नहीं VF, नहीं यानी सैचुरेटेड में जाएंगे और VF की तरफ, और जो नहीं टेबल हम देखेंगे। नहीं नहीं भैया नहीं, Y2 माइनस Y1 वाली बात करो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक सर, वो पता जी। वो स्लोप वाला था एम फार्मूला स्लोप जिसमें। वाला। यस सर। यस सर। नहीं वो यस सर तो ठीक है, उसको किसी ने चेक भी, मुझे तो नहीं लग रहा किसी ने चेक किया हो। सर किया हुआ कहते हैं तो आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं कॉपी की। तो क्या हुआ उससे? सही आ गया था? यस सर। अच्छा, चलें लेक्चर के बाद तस्वीर दिखा दीजिए। ओके सर। अच्छा जी, तो ठीक है जी, दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 3 है। 4 को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसका आप लोगों का क्विज होना है, ठीक है, परसों। ठीक है जी, तो इसको इंशाल्लाह अच्छे सर। तरीके से आप लोगों ने करना है। एक आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ ज़रा कि फॉर एग्जांपल मैं टेबल मैंने चेकआउट किया और मेरे पास टेबल आ जाता है कॉम्प्रेस लिक्विड। कौन सा टेबल है? कॉम्प्रेस लिक्विड। यस सर। ठीक है, और मैं कॉम्प्रेस लिक्विड टेबल में जाता हूँ और वहाँ पर डेटा अवेलेबल नहीं है। यस क्या सर। अवेलेबल नहीं है जी? डाटा नहीं। डाटा अवेलेबल नहीं है। कॉम्प्रेस टेबल कहाँ से स्टार्ट होता है? 5 मेगा पास्कल से स्टार्ट होता है। मेरे पास लेट से जो प्रेशर गिवन है वो 1 मेगा 2 मेगा, ये पार्ट डी भी यही है, 1 मेगा 2 मेगा या 0.5 मेगा गिवन है। मैं फिर क्या करूँगा? फिर सर हम सैचुरेटेड वाले में जाएंगे। ज़रा गौर तलब बात है। अच्छा जी, किस में जाएंगे हम? सैचुरेटेड मिक्सचर वाले रीजन में जाएंगे जो उसके करीब तरीन है, और वो हम उसमें देखेंगे VF वाली साइड को देखेंगे, यानी सैचुरेटेड लिक्विड वाली साइड पे जाएंगे हम। अगर वैल्यू सेलेक्ट करेंगे तो हम वो सैचुरेटेड लिक्विड वाली करेंगे, क्योंकि वो उससे कंप्रेस लिक्विड से काफ़ी करीब तर है। और टेबल की अगर हम बात करें तो प्रेशर की बजाय हम टेम्परेचर वाले पे जाएंगे। अच्छा जी, चलें समराइज करते हैं। आप जी कॉम्प्रेस लिक्विड टेबल आपका फेज निकला था, आप कॉम्प्रेस टेबल में पहुंचे और वहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं था। वो टेबल स्टार्ट होता है 5 मेगा पास्कल से, आपके पास कुछ और डेटा था लेट से। सो आपको रिक्वायर्ड डेटा वहाँ पे नहीं मिल सका। तो जब आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती तो माइट भी आप अप्रॉक्सीमेशन का सोचें, और अप्रॉक्सीमेट जब आप करते हैं तो डेफिनेट सी बात है आपके पास आंसर जो होता है उसमें रियल आंसर में और उसमें फ़र्क तो आता है। वो आपने एक एग्जांपल में एरर की सेंस में विजुलाइज भी किया था। सो मैं सैचुरेटेड टेबल में चला जाता हूँ, अप्रॉक्सीमेशन करता हूँ और सैचुरेटेड टेबल में चला जाता हूँ जो कि कॉम्प्रेस के करीब तर होता है। लेकिन जब मैं सैचुरेटेड में जाता हूँ वहाँ पे मुझे ये डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ती है कि उसमें एफ़ वाली वैल्यूज़ भी हैं और जी वाली भी हैं, यानी कि सैचुरेटेड लिक्विड भी और सैचुरेटेड वेपर भी है। तो यहाँ पे मैंने डिसाइड करना है कि मैं सैचुरेटेड लिक्विड को यूज़ करूँ या वेपर को यूज़ करूँ। तो सैचुरेटेड जो लिक्विड वाला पॉइंट होता है वो आपने PV TV डायग्राम भी देखी है, दैट इज़ मोर क्लोज टू द कॉम्प्रेस्ड लिक्विड डेटा।
तो आप वहाँ पर क्या करते हैं कि आप वहाँ पे कहते हैं कि मैं एफ वाली वैल्यूज़ देखूंगा। अगर आप वॉल्यूम में इंटरेस्टेड हैं तो आप वी एफ देखेंगे, इंटरनल एनर्जी में इंटरेस्टेड हैं यू एफ देखेंगे, इंथाल्पी में इंटरेस्टेड हैं तो एच एफ देखेंगे, इंट्रोपी में इंटरेस्टेड हैं एस एफ देखेंगे। सो आप एफ़ वाली वैल्यूज़ देखेंगे। तो एक तो मसला हल हुआ कि जी वाली वैल्यू देखनी है या एफ़ वाली वैल्यू देखनी है, लेकिन एक मसला भी बाकी है कि प्रेशर टेबल भी होता है सैचुरेटेड का और टेम्परेचर टेबल भी होता है सैचुरेटेड का। तो अगर मैं प्रेशर टेबल में जाके वैल्यूज़ देख लूँ या टेम्परेचर टेबल में वैल्यूज़ जाके देख लूँ तो क्या कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? तो जब अप्रॉक्सीमेशन कर रहे होते हैं तो फ़र्क उस पे पड़ता है। तो आपने प्रायोरिटी किसको देनी है? टेम्परेचर टेबल को। इसीलिए जो आपने लाइन देखी थी, जो आपने कंप्रेस टेबल को जब देखा था, तो उसके लिए एक टर्म ये भी ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रही होगी। यार गिवन पी एंड टी ब्लैक कलर का एक टेबल यस बना सर। हुआ, तो उसमें क्या लिखा हुआ? V अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू वी एफ एट द रेट टी। तो ये दोनों बातों मेरी वाजा कर रहा है कि प्रेशर और टेम्परेचर में प्रायोरिटी किसको देनी है? टेम्परेचर को। और एफ और जी वाली वैल्यूज में कौन सी वैल्यू देखनी है? एफ वाली। यू अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू यू एफ एट द रेट टी, एच सर अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू। ठीक है, क्वेश्चन है कोई? ये सर इसमें हमें प्रेशर जी गिवन जी। है तो सर मतलब टेम्परेचर वाले टेबल को नहीं देखेंगे? प्रेशर गिवन है, उसकी हेडिंग पे भी ऊपर देखें ना तो हेडिंग भी बड़ी खूबसूरत है। क्या लिखा हुआ है जरा देखें? गिवन क्या लिखा हुआ? ब्लैक कलर का जो बॉक्स है उसके ऊपर क्या यस लिखा सर, हुआ है? गिवन। गिवन पी एंड टी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें प्रेशर भी गिवन है और टेम्परेचर भी। टेम्परेचर भी गिवन है। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना प्रायोरिटी की, तो इसका मतलब होता है कि केसेस हमारे पास मल्टीपल हैं। ठीक है सर। जब हमें कहीं इग्नोर करके किसी और को प्रायोरिटी मिलती है तो उसमें कैंडिडेट जो होते हैं वो मोर देन वन नहीं होते। समझ रहे बात? जी सर। एक से ज्यादा चीज होगी तो इंतखाब होगा ना। यस सर। अगर चीज ही एक है फिर तो प्रायोरिटी का वर्ड ही नहीं आएगा। दैट इज अंडरस्टूड। यस सर, ठीक है, क्या समझ ख्याल आ है? गई। जी सही है सर, ना? बिल्कुल। हाँ जी। तो शायराना तबीयत ज़रा रखें, अल्फाज से भी बड़ा कुछ पता चलता है, यस तो सर। उससे थोड़ा आइडिया हो जाता है यस कि सर। क्या। तो उसका फिर मैंने रीज़न भी एक आपको बताई थी कि टेम्परेचर जो होता है ना वो ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज करें तो आपको प्रॉपर्टीज़ के ऊपर फ़र्क नज़र आता है, उस पर बेस्ट एनालिसिस हो सकता है। प्रेशर अगर आप थोड़ा थोड़ा चेंज करें तो आपको प्रॉपर्टीज़ ख़ास बदलती हुई नज़र नहीं आती। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा प्रेशर चेंज करें तो फिर माइनर सा फ़र्क पड़ता है। राइट? सो हम बेसिकली ये यस सर। चाहते हैं कि बेस्ट एनालिसिस आए। अगर थोड़ी बहुत भी फ्लक्चुएशन हो तो हमें उसका रिजल्ट भी मिलना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत कहीं गड़बड़ हो तो वो शो भी हो। तो वो जो बेस्ट उसकी रिफ्लेक्शन है वो टेम्परेचर हमें दे रहा है इस केस में। ठीक है, यस सर। तो ये एक उसकी रीज़न थी कि वाई वी आर गिविंग प्रायोरिटी टू द टेम्परेचर। सर एक क्वेश्चन था, जी करें करें, मिनट लगाएं। अगर अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वो सुपर हीटेड टेबल में वो डाटा यानी कि गिवन ना हो, तो इसी अगर फिर हम वो सैचुरेटेड वेपर वाला वो यूज़ कर सकते हैं? नहीं, बुक में हमने ऐसा वे नहीं पढ़ा। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि कंप्रेस से आपके जेहन में आया कि अगर कंप्रेस में सैचुरेटेड मिक्सचर हो सकता है तो सुपर हीटेड में अगर गिवन नहीं है तो फिर सुपर हीटेड में अगर गिवन नहीं है तो हम अप्रॉक्सीमेट के तौर पे सैचुरेटेड वाला टेबल यूज़ कर लें। सही यही कहना चाह रहे हैं ना आप? यस सर। ठीक है, तो इससे फीलिंग्स तो आ रही हैं लेकिन हमने इसको फ़िलहाल इस चैप्टर में एक्सप्लोर नहीं किया, तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक, ओके सर। एज एन एग्जाम्पल, एज एन एविडेंस, एज एन एरर हमारे पास उसकी कोई कंक्रीट एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद नहीं है। हाँ, अगर हमें कहीं से मिल जाती है तो देन वी विल लुक इट कि हमें क्या करना है। और अभी सो फॉर हमने इसको ट्राई नहीं किया और आई विल नॉट रिकमेंड इट। ठीक है, और बंदा उसमें यस लिख सर। सकता है कि डेटा नॉट अवेलेबल। ठीक है, टेबल के अंदर अभी तक जो हमने सो फॉर अकॉर्डिंग टू दिस बुक जो हमने पढ़ा है वो हमने कॉम्प्रेस से सैचुरेटेड मिक्सचर का ही पढ़ी है अप्रॉक्सीमेशन। और मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि वो भी साथ साथ हैं और वो भी हो जाएं और इस तरह के मामला सारे मैं फीलिंग समझ गया हूँ। लेकिन आई होप सो कि आप भी समझ गए होंगे कि मैंने क्या कहा। यस सर। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो चैप्टर नंबर 4 और 5 है ना हमारे पास, इनकी एक ब्यूटी ये है कि इनके नाम के साथ ना, अभी मैं ओपन करता हूँ ज़रा स्लाइड्स, इनके नाम के साथ एक वर्ड लिखा होगा ओपन सिस्टम या क्लोज सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम या क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम। तो होगा क्या
कि जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा या जो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन पढ़ी सेकंड चैप्टर में या थर्ड चैप्टर में जो हमने फेजेस पढ़े, ठीक है, या पहले चैप्टर के अंदर जो हमने ओपन या क्लोज की कुछ डेफिनेशंस पढ़ी, तो इन सारी डेफिनेशंस को, इन तीनों चैप्टर्स को जहन में रखते हुए जब हम चैप्टर नंबर 4 या 5 में जाएंगे तो उनके साथ वर्ड लिखा होगा ओपन या क्लोज का। हमें जो क्वेश्चन दिया होगा उसके साथ भी कुछ ऐसी लेबलिंग होगी, कोई डायग्राम से, कोई अल्फाज से हमें ये ज़ाहिर हो रहा होगा, और वहाँ पर हमें बहुत अच्छी तरह पता चल जाएगा कि अगर हमने फॉर एग्जांपल उसने अगर स्टीम लिखा हुआ तो हमें पता है कि यार मैंने सुपर हीटेड वेपर से इसको सॉल्व करना, स्टीम वही होती है। कॉम्प्रेस लिक्विड लिखा हुआ तो मुझे पता चल जाएगा, सिस्टम लिखा हुआ तो मुझे पता चल जाएगा कि जब मैं एनर्जी बैलेंस इक्वेशन को यूज़ करता हूँ क्लोज सिस्टम के लिए तो उसके अंदर मैस इन मैस आउट नहीं आता। समझ रहे हैं ना बात? मैस इन मैस आउट यस सर। नहीं आता, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे आइडिया देंगी अल्फाज के साथ ही। तो तीनों चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को हमने कहाँ पे यूटिलाइज करना है? 4 में सर, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में। अब अगर आप देखें तो आपके सामने चैप्टर नंबर 4 की स्लाइड्स जो हैं वो विजिबल हैं, सी? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? बड़ा प्यारा नाम है जी। क्या नाम है जी? चलें थोड़ा सा आप पढ़ने की कोशिश करें। एनर्जी एनालिसिस ऑफ क्लोज सिस्टम। एनर्जी एनालिसिस ऑफ क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम। तो एनर्जी एनालिसिस क्या होता है? कहीं कोई एनर्जी की इक्वेशन या एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन या कहीं कोई पढ़ी है कोई चीज़, ऐसी कोई चीज़ होती है? यस कोई सर, कोई सेकंड चैप्टर में। इक्वेशन? हाँ जी 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 जी, कोई कहने लगा था कुछ? कोई नहीं। तो अच्छा जी, क्या पढ़ा है, क्या होती है इक्वेशन? कोई यस बंदा सर। नहीं मौजूद पास? हाँ जी, यस सर। क्या होता है? यस सर तो ठीक है, यस सर, प्रेजेंट सर। एनर्जी एनालिसिस या एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, या अभी आप कुछ कहने लगे थे कि सेकंड चैप्टर में पढ़िए, तो वो क्या होती है? सर E in is equal to E out। वो कह रहे हैं जी ई इन इज इक्वल टू ई आउट। इसका मैंने जो कमेंट है वो कर लिया सेव ज़रा अपने माइंड में। तो अच्छा जी, और कोई बंदा? बाकी मेरे ख्याल से 30 की क्लास है माशाल्लाह, एक बंदे को यस सर। निकाल के 29 लोग हैं माशाल्लाह। हाँ जी, वो भी अपने जिंदा होने का सबूत दें जी। एक ने कहा यस सर, ठीक है। और जी, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन का मतलब यस सर, हाँ जी। बाकियों की फिर एब्सेंट लगा दें, ये क्या? अब्दुल रहीम रऊफ़ ने कुछ कहने की कोशिश की, इन इज इक्वल टू ई आउट, वो मुझे आइडिया हो गया। एक ने कहा जी यस सर, बाकियों का क्या करें भाई? अब्दुल सुबहान, अली हसन, बिलाल, दानियाल, फ़िरोज़, हमील, हुमैर, मोइस, उस्मान, असद, उमैर, बिलाल, क्या करना है भैया बताएं? हमें थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है, बड़े नाजुक सूरत हाल चल रही है, पता नहीं लग रहा हमें व्हाट वी हैव टू डू। एनर्जी बैलेंस क्या होती है? एनर्जी बैलेंस इक्वेशन या कुछ ऐसा पढ़ा है? फर्स्ट लॉ ऑफ तो मतलब जितनी हीट अंदर आ रही है ई उतना इन इज हीट इक्वल उसमें टू से ई एग्जिट आउट। हो रही है। एक बंदा कह रहा है जी ई इन इज इक्वल टू ई आउट, ये वो एक पहले वाला कमेंट ही चलें जी। ई इन इज इक्वल टू ई आउट एक कमेंट यस आया सर। जी। सर के ई अच्छा, इज ये इक्वल टू mgh। एक बंदा कह रहा है ई इज इक्वल टू mgh। चलें जी, ठीक है, कुछ ना कुछ वो जी कह रहे हैं, मतलब साफ ज़ाहिर जिंदा होने का अगर सबूत देना तो डेफिनेट सी बात है उनको कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। तो दैट्स गुड के जी कह रहे हैं। तो अच्छा जी, और कोई जी? सर देखें सर, टू एनर्जीज इक्वल क्या? है ना, मतलब के ई इज टू पी, तो हाफ एम वी स्क्वायर 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। वो कह रहे हैं जी के ई इज इक्वल टू पी ई है, काइनेटिक पोटेंशियल के बराबर है, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं?
सर ई इन और ई आउट हर दिन बैलेंस नहीं होते। वो कह रहे हैं जी ई इन ई आउट हर दिन बैलेंस नहीं होते, ऐसे ही है, ये कहा है? सर कनेक्शन इशू आ रहा है, आवाज रही है सर। मैंने ये कहा था कि के ई इज इक्वल टू पी ई। ठीक है, के ई इज इक्वल टू पी का मतलब ये है कि किनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, यही कह रहे हैं ना? जी सर। हाँ जी। तो एक बंदे ने कुछ और बड़ा अच्छा कमेंट किया है कि ई इन इज इक्वल टू ई आउट, पता नहीं क्या कह रहा था कि हर वक्त बराबर नहीं होते, या क्या क्या कहा था सर एवरीडे बैलेंस नहीं होती। वो कह रहे हैं जी हर दिन वो बैलेंस नहीं होते। तो इस पे कोई ऐड भी है हर दिन, तो इनका कोई इसका मतलब है खास त्यौहार होता होगा, सैटरडे संडे को शायद बैलेंस हो जाते हों, क्या ख्याल है, छुट्टी वाले दिन। चलें जी, लेकिन अच्छा कमेंट है जी। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स को मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ तो बेहतर कोई कमेंट है। चलें जी, और कोई बताया जी, क्या क्या सीन है? बस बाकी भी बता दें यार, या वैसे ही कह दें कि एनर्जी एनर्जी होती है, या एनर्जी को मजाक थोड़ा ही है। कोई कुछ को बंदा कहे तो सही नीचे से, को रज़ा, वलीद, उसामा, ये तैयब, शज़ेब, रेहान, बिलाल, असद, कोई थोड़ा बताएं यार, हेल्प करें। सर अभी तो सर मैंने वो कमेंट किया था के इज इक्वल टू पी वाला सर। अच्छा सर एनर्जी इनपुट माइनस एनर्जी आउट। वो कह रहे हैं जी इनपुट माइनस एनर्जी आउटपुट, आगे सर ये एनर्जी के इक्वल इज इक्वल टू एनर्जी बैलेंस। इज इक्वल टू, वो कह रहा है जी एनर्जी बैलेंस। तो अब मेरे जैसे बंदे को पता ही नहीं होना कि एनर्जी बैलेंस क्या होती है वैसे। चलें जी, एवरेज क्या है? हाँ जी जी जी, हाँ जी, क्या एवरेज क्या है? सर मैंने कहा एवरेज कह सकते हैं, मतलब बैलेंस का। ठीक है जी, बैलेंस का वो कह रहे हैं जी एवरेज कह सकते हैं। चलें जी, अच्छा जी, चलें जी, बड़ी मुश्किल से जो है वो कुछ कमेंट्स सामने आए हैं नाम बोल बोल के। तो साफ ज़रा जो बेचारे म्यूट पे सर लगा मैंने के सही किया था, अभी ई इन इज इक्वल टू ई आउट। अभी भाई इनाम बांटने लगा हूँ, तो अभी ठहर जाए जरा ना। जी सर। अभी तो सुन रहे थे ना, अभी तो नोट कर रहे थे, तो वो अभी क्वेश्चन को लॉक, वो आंसर्स को लॉक कर दिया ना, तो अभी आपका इनाम निकलेगा, किसी का 10 करोड़ का, किसी का क्या। तो जो बेचारे जो म्यूट करके, हाँ जी हाँ जी, क्या जो उसको कंज्यूम करते हैं, उसके जो एनालिसिस वगैरह करते हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं जो कंज्यूम होती है एनर्जी, जो यूज़ करते हैं, उसका जो एनालिसिस वगैरह होता है, और जो म्यूट करके गए हैं वो तो अब उनको तो पैसे नहीं मिल सकते ना। चलें जी, खुद साहब ज़रा मसरूफ़ होंगे कहीं ना। अच्छा जी, तो चलें जी। अच्छा, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन बेसिकली ये होती है कि ई इन माइनस ई आउट इज इक्वल टू डेल्टा ई इन माइनस आउट इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। ये जो कह रहे थे कि यानी कि एनर्जी बैलेंस होगा या एवरेज, उसको थोड़ा दुरुस्त कर लेते हैं कि ई इन माइनस ई आउट इज इक्वल टू क्या जी, डेल्टा ई। ठीक है, अब जो ये कह रहे थे कि फॉर एग्जांपल जो ई इन है वो ई आउट के बराबर होती, तो वो एक सूरत में हो सकती है कि अगर डेल्टा ई ज़ीरो हो जाए, क्या हो जाए? जीरो सर। तो कोई ऐसा सिनेरियो होता है जिसमें डेल्टा ई ज़ीरो हो जाती है और ई इन माइनस सी आउट इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ई इन ई आउट के बराबर आ जाती है। ये तभी बराबर आ सकती है जब चेंज ज़ीरो हो जाए। इन और आउट बराबर कब होंगे? जब चेंज, क्लोज सिस्टम में। तो एक कमेंट आया जी क्लोज सिस्टम में, और कोई जी? क्लोज सिस्टम में तो मैथ्स इन और मैथ्स आउट नहीं होता, लेकिन हीट और वर्क का इंटरेक्शन रहता है, तो क्या ज़रूरी है कि उसमें डेल्टा ई ज़ीरो हो जाए और इन आउट के बराबर आ जाए? नो सर, क्लोज सिस्टम नहीं होगा सर फिर। अच्छा जी, क्लोज सिस्टम में मैथ्स ज़ीरो हो जाता है, इन आउट ज़ीरो हो जाता है। तो ऐसा सिस्टम स्टेशनरी सिस्टम में एक होता है जिसके अंदर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होती और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होती, और स्टेशनरी सिस्टम को आपने क्लोज सिस्टम लिया होता है, तो उसमें मैथ्स का इंटरेक्शन भी नहीं होता, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होती, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होती, और जो उसके अंदर
एनर्जी मौजूद होती है वो इंटरनल फॉर्म के अंदर ही रहती है, हीट और वर्क का बीच में इंटरेक्शन वगैरह वहाँ पर जो है वो हो भी अगर जाए, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं तीन, जब चेंज इन एनर्जी की बात करते हैं तो उसमें तीन चीज़ें आती हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन किनेटिक और चेंज इन पोटेंशियल। तो जो स्टेशनरी होता है, जो रुका हुआ होता है, ये हमने स्लाइड भी पढ़ी थी, उसकी चेंज इन किनेटिक और चेंज इन पोटेंशियल क्या होती, जीरो होती। तो जीरो उसके अंदर आपकी जो इक्वेशन होती है, खैर वो डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा यू वाली बन जाती है कि चेंज इन एनर्जी किसके बराबर हो जाती है, चेंज इन इंटरनल के बराबर। तो अब इसमें बताएं कि इसमें कोई ऐसी चीज़ जिसमें इन आउट के बराबर हो जाए और चेंज इन एनर्जी जीरो हो जाए, ये साइक्लिक के अंदर होता है। किसके अंदर? साइक्लिक के अंदर। साइक्लिक, जो साइक्लिक सिस्टम होता है उसका क्या होता है, शुरू वाला पॉइंट और उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग क्या होती, इक्वल होती। ठीक है, तो उस सूरत में आप कह सकते हैं कि जो है वो आउट के बराबर है, चेंज जीरो है। तो चेंज किस में हो, साइक्लिक के अंदर चेंज जीरो होती है, आप घूम फिर के उसी पॉइंट पे होते हैं। ठीक है, तो खैर एनर्जी एनालिसिस में आप क्या करेंगे कि ई इन ई आउट को देखेंगे। उसकी मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, पहले किसी एक इक्वेशन पे लेके जाता हूँ ताकि थोड़ा ये एक चीज़ ज़रा देखें। ये 4.5 एक एग्जांपल के अंदर ना मिडल में नज़र आ रहा है, ई इन माइनस सी आउट इज इक्वल टू डेल्टा ई। यस सर। ठीक है, ये वो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन है, लेकिन ये क्लोज सिस्टम के ऊपर लगेगी। साफ ज़रा अभी हमने डिटेल में पढ़नी है चीज़ें। तो ये क्लोज सिस्टम के ऊपर जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर मैसेज जो होते हैं वो इन आउट नहीं होगा, बाकी चीज़ें होंगी। ये देखें ना, आपको इसमें हीट का वर्ड भी नज़र आ रहा है, वर्क का भी आ रहा है, डेल्टा यू भी आ रहा है, किनेटिक और पोटेंशियल उसने जीरो की हुई है, माइट भी वो स्टेशनरी सिस्टम हो। तो इस तरह से हमने एनालिसिस करना होगा, मुख्तलिफ क्वेश्चन होंगे और उनके ऊपर यही एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लगानी होगी। ठीक है, तो लिहाजा एक दफ़ा सेकंड चैप्टर में जो एनर्जी बैलेंस का कॉन्सेप्ट है उसको ज़रा बेहतर कर लें। ठीक है, तो इसमें हमने इस चैप्टर में, हाँ जी जी, सम ऑफ ऑल एनर्जीज, ये जो सम ऑफ सब एनर्जीज का सम सर, टोटल एनर्जीज, काइनेटिक, पोटेंशियल। ठीक है आपकी बात। यहाँ पर बेसिकली ना जब आप एनर्जी बैलेंस की बात कर रहे थे, हम एक वर्ड यूज करते हैं चेंज का, समझे ना, चेंज। जी सर। हम बेसिकली चेंज में इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा रही है। आप जो अब सारा काम करें ये भी चेंज ही है। लेट से मोटर चलानी है किनेटिक से, उसको इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल कर लिया, चेंज ही है। रेफ्रिजरेंट है, चेंज ही है। आपकी गाड़ी चलनी है, वो एक फॉर्म से दूसरी, फ्यूल नहीं होगा, नहीं हो चलेगी ना, केमिकल एनर्जी नहीं। वी आर इंटरेस्टेड इन द चेंज। और वाई वी आर इंटरेस्टेड इन द चेंज, क्योंकि चेंज के बैकएंड पे कोई ना कोई फोर्स होती, और वो फोर्स जो है वो कोई ना कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी ही होगी, और इवेंचुअली हमें वो फॉर्म ऑफ एनर्जी ख़रीदनी पड़ती है। इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है, समझ लगी ना बात। सो हर चीज़ के बैकएंड पे कायदे आज़म। ठीक है, सो दैट्स वाई हम जिस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं, बीइंग एन इंजीनियर, वो चेंज है। और चेंज साफ ज़रा लाने के लिए हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, दैट कुड बी इन एनी फॉर्म। सो इवेंचुअली हमारा इकोनॉमिक्स से जाके वाबस्तगी होती है सारी चीज़ों से। फॉर एग्जांपल सर्दी है, वी डिडंट लाइक दिस जो इन्वायरमेंट, हमें ये मौसम पसंद नहीं है, सीज़न पसंद नहीं है। हम कहते हैं कुछ इसमें चेंज आ जाए, बेहतरी आ जाए, तब्दीली आ जाए, सुकून आ जाए, गैस का हीटर लगाएंगे, यू नीड टू पे द बिल। इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ करेंगे, यू नीड टू पे द बिल। आप चेंज लेके आ रहे हैं, उस टेम्परेचर को आप बदलना चाह रहे हैं, यू हैव टू पे। आप एक जगह पे बैठे, आप उठ के दूसरी जगह पे जाना चाहते हैं, आप कहते हैं मेरी पोजीशन चेंज हो जाए। ठीक है, तो पोजीशन चेंज होने के लिए ऑब्वियसली अगर आप व्हीकल पे जाते हैं, यू हैव टू पे। समझ रहे ना बात? सो एनर्जी रिक्वायर है। आप चाहते हैं तरक्की हो जाए, उसके लिए पता नहीं कितने दिन आप अपनी रोटियां तोड़ेंगे, डिग्रियां हासिल करेंगे, पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। आप एक डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं, माइट भी उसमें फूड हो, माइट भी आप वीट यूज़ कर रहे हैं, माइट भी आपकी ब्रेन यूज़ हो रहा है, जो दो फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। ठीक है, कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, कुछ लग रही हैं। ठीक है, तो डिफरेंट मैकेनिज्म है। इवेंचुअली बैकएंड पे रोल जो है ना वो इकोनॉमिक्स का है। ठीक, सो दैट्स व्हाई वी आर इंटरेस्टेड। हमें बाकी चीज़ों पे सम ऑफ ऑल द एनर्जीज डेफिनेट, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। अगर फर्स्ट लॉ लगाना है तो ये आप कह सकते हैं
सम ऑफ ऑल द एनर्जीज को जीरो के सेंस में नहीं, टोटल एनर्जीज रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि क्या लिखा हुआ है कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना तो वो पैदा हो सकती है ना बिल्कुल वैनिश हो सकती है, ठीक है। सो थिंग्स आर बिट डिफरेंट। एनी हो जी, तो जब क्लोज सिस्टम की आप बात करते हैं तो इसका मतलब है जी सिस्टम ऊपर से बंद है, उसके अंदर मैस नहीं इन होना, मैस नहीं आउट होना, इस तरह के आपके जहन में कुछ ख्यालात आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं पिस्टन सिलेंडर आपको दिखा दिया, अभी आपके सामने ये होगा मूविंग बाउंड्री वर्क किस तरह करके लिखा होगा, ऐसे ही। यस सर। ठीक है, ये क्या लग रहा है, ओपन है क्लोज है, क्या फील दे रहा है? क्लोज लग रहा है सर। क्लोज लग रहा है सर। अच्छा, एक दो चीज़ें हैं, अभी तक तो मैं स्लो ही पढ़ाता आ रहा हूँ, लेकिन अब मेरा मैं जब कुछ चीज़ें पूछता हूँ ना तो मुझे पूरा सारा ही रिस्पॉन्स मिलता है, तो अब शायद मैं इतना पकड़ धकड़ के आपको ना समझाऊँ, अब मैं चीज़ों को अपनी को मूव कर जाऊँ, क्योंकि आपने देखा मेरा पढ़ाने का अंदाज़ कुछ और है, पूछने का अंदाज़ कुछ और है, बड़े एक तरीके से, लेकिन आपका अंदाज़ उधर ही है, आप पिछली सीटों पर बैठे हैं। तो फिर हमेशा नहीं है कि ड्राइवर वो देख रहा हो 72 सीटर बस के ऊपर देख रहा हो कि पिछली सीटों वाले किधर है, तो आप साथ साथ थोड़ा पढ़ा करें, चीज़ों को थोड़ा पिक किया करेंगे, नहीं पिक करेंगे मैं फिर अपनी पेस से साफ ज़ाहिर जाऊँगा, मैं इग्नोर कर दूंगा, इग्नोरिंग का एक फेज़ भी होता है। तो ये है कि अब चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दें, रिवाइज़ करना शुरू कर दें, साफ ज़ाहिर आप कहीं और बैठे होते हैं, मैं कुछ और बता रहा होता हूँ, तो आप चीज़ों को पिक नहीं करते, क्योंकि अगर बंदा पिक करे फिर मज़ा आता है, फिर बंदा साथ साथ लेके चल रहा होता है, जब देखा कि एक दफ़ा नहीं पिक किया, दो दफ़ा, फिर बंदा उनको उनके हाल पे छोड़ देता। ठीक है, तो लिहाजा चीज़ों को पढ़ा करें आप। कॉन्सेप्ट वाइज जब कुछ चीज़ें पूछता हूँ ना तो काफ़ी जो है ना वो पतली हालत होती है, फिर कभी कमेंट कर देता हूँ कभी नहीं। तो अब आप थर्ड चैप्टर का जब क्विज दे लेंगे, लेट से सेकंड कब दे लेंगे, फिर जब हम कुछ पढ़ा करेंगे ना तो आपकी चीज़ों में कुछ बेहतरी भी आनी चाहिए। तो ये जो लोग अक्सर कुछ लोग कहना होता है कि फ़लाँ कोर्स की समझ नहीं आ रही है, फ़लाँ बंदा सही है, उसके पीछे उनका अपना हाथ ही होता है, क्योंकि उसको कभी पढ़ा नहीं है, उनको क्या पता कि वो आज किधर है फ़लाँ, क्योंकि हर लेक्चर में लेट से मैं जी 5वें चैप्टर पे हूँ तो मैं रोज़ 4 चैप्टरों की रिवीजन थोड़ी करवाया करूँगा। लेट से जी मैं 6ठे चैप्टर पे हूँ तो मैं रोज़ 5 चैप्टर पहले ही थोड़ा दोहराई कराऊँ, जी आओ जी नाजरा पढ़ें ज़रा और फिर हम आगे पढ़े, ऐसे तो नहीं होता, तो खुद ही देखना पड़ता है कि चीज़ें क्या हैं। सो एनी हो जी, हमें फील हो रहा है कि ये क्लोज सिस्टम है, इसमें मैथ्स इन आउट नहीं हो रहा। अच्छा, अगर मैथ्स इन आउट ना हो तो फिर एनर्जी किस वे में इंटरेक्ट कर सकती है इसके साथ? मैथ्स तो इन आउट हो नहीं रहा तो उसके अंदर हीट की चेंज हुआ सूरत नहीं में, है, हीट की सूरत में हीट और और वर्क वर्क की की सूरत सेंस, में। हीट और वर्क की सेंस, राइट। यस सो क्लोज सिस्टम है। अच्छा, अगर मैं इसके ऊपर जो लिड आपको नजर आ रहा है इसको अगर मूव कर दूं, अगर इस मैंने लिड को मूव करना हो तो जो अंदर वॉल्यूम है वो चेंज हो जाएगी? यस सर। यस सर। चेंज हो जाएगा। तो मूव कौन सी चीज करेगी इसकी, किस चीज को मूव करवाने से उसका वॉल्यूम कम या ज्यादा हो रहा है? सर लिड ये को। जो भी आपने लफ्ज़ बोला था, ये जो लिड नुमा आपको चीज नजर आ रही है, ठीक है, जिसको हम पिस्टन भी कह लेते हैं और टेक्निकली उसको हम पिस्टन ही कहते हैं, और पूरी इस चीज़ को हम पिस्टन सिलेंडर डिवाइस कह लेते हैं। तो ये जब बाउंड्री, अच्छा ये बाउंड्री खुद ब खुद ही मूव हो जाएगी या कुछ करना पड़ेगा मुझे? सर जब हम फोर्स इसके लगानी पिस्टन को पड़ेगी। मूव करेंगे तभी सर बाउंड्री भी इसकी आई थिंक मूव होगी। ठीक है, वो कह रहे हैं जी जब हम इसके पिस्टन को मूव करेंगे तो क्या हमें इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी या खुद ब खुद ये हो जाएगा? खुद ब खुद होगा सर। खुद ब सर खुद फोर्स होगा। अप्लाई करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे एहतशाम ने कहा खुद ब खुद होगा शायद, तो उसने क्या करना है, किचन में जाना है, कैटल के ऊपर जो कैटल है उसके ऊपर ढकना पड़ा होता, तो आपने उसको आधा को घंटा ना पास चेयर रख के देखना है कि आपके वो जो ढकना है वो खुद ब खुद ही उठ के ऊपर नीचे जा रहा है, कोई जिन शिन तो नहीं है किचन में? नहीं सर, इस पिस्टन को हटाएंगे जो नीचे वॉल्यूम, सर इसका बाउंड्री चेंज नहीं होगी। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि फोर्स के बगैर ही चेंज हो जाता है। नहीं, फोर्स के बगैर नहीं। जब आपने पिस्टन को लिड को मूव करना है तो कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी ना, अदरवाइज तो एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, कैसे चीज़ उठ जाएगी? यस सर। तो अब जब कोई फोर्स लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वी नीड अ सर्टेन वर्क। अगर हमने बाउंड्री को मूव करवाना है तो हमें कोई ना कोई ख़ास वर्क रिक्वायर होगा। अगर तो हम खुद उसको दबा रहे हैं, खुद उस पर काम लगा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो हम वर्क डन ऑन द बाउंड्री वर्क करें। और अगर बाउंड्री अपने इंटरनल रिएक्शंस की वजह से खुद से मूव करेगी, खुद से मूव तो नहीं करेगी, खुद से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल आपने नीचे हीट सप्लाई की हुई है, आप कॉन्टिन्यूसली नीचे उसके बॉटम पे उसको हीट दे रहे हैं, तो हो सकता है कि अंदर प्रेशर और टेम्परेचर इतना डेवलप हो कि लिड ऊपर मूव कर जाए। समझ रहे बात? यस सर।
जैसे फॉर एग्जांपल प्रेशर कुकर में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जी, क्या होता है, फट जाता है। अगर वो यानी कि होता क्या कि स्लोली स्लोली अगर उसका प्रेशर लीक होता रहता तो वो ना फटता, ठीक है, एक्सप्लॉइड वो। तो नीचे हीट सप्लाई करने से भी ऊपर, तो एनी हाउ वो एक वर्क रिक्वायर होगा, वो जो फोर्स है, और उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट करना है, एफ इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो आपके पास क्या होगा, वर्क होगा। तो खैर एनी हाउ बाउंड्री वर्क को अगर कैलकुलेट करना हो तो वर्क का सादा फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इनटू डीएस, राइट। और फोर्स क्या होती है जी, प्रेशर इनटू क्या होता है जी, फोर्स का फॉर्मूला प्रेशर की सेंस में कुछ होता है। जी क्या होता है F equal to P एरिया सर, क्या एरिया, सर उस सिलेंडर का प्रेशर। फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू एरिया, या प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो एफ को हम यस लिख सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया। और कौन सा प्रेशर, जो इंटरनली लेट से गैस के अंदर किस एरिया पर वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, ये जो आपके पास पिस्टन है इसका एरिया, इसके ऊपर वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है। प्रेशर वही है ना जो और मतलब फोर्स लगाएंगे जो उससे प्रोड्यूस होगा। जो हम सर जो हम मतलब पिस्टन पे फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से सर ये बाउंड्री चेंज हो रही है, वही प्रेशर है ना ये मतलब। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर तो इंटरनल प्रेशर है तो वो लिड को ऊपर उठा देगा, अगर आप ऊपर से कोई फोर्स लगा रहे हैं तो प्रेशर अंदर जो है वो एग्जर्ट होगा इस पॉइंट के ऊपर। सो एनी हाउ एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट को, या एरिया इनटू डिस्टेंस को आपको पता है वॉल्यूम भी कहते हैं। एरिया के अंदर 2 डायमेंशंस होती हैं और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के अंदर 1 डायमेंशन है, तो टोटल कितनी डायमेंशंस होगी, 3। तो एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, इस तरह की चीज़ों को आप वॉल्यूम भी कह सकते हैं। सो एरिया इंटू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम। तो ये पी डी वी का फॉर्मूला आपने पहले भी सेकंड चैप्टर में भी एक दफ़ा मैंने आपको बताया हुआ है कि Yes, बाउंड्री sir. वर्क का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, पी इंटू डी वी। पी इंटू डी वी का क्या मुराद है कि जो आप प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है और जो चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है, जब लिड ऊपर नीचे मूव करेगी, पिस्टन ऊपर नीचे मूव करेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगा, चेंज आएगा। यस सर। सो चेंज इन। अच्छा मुझे ये बताएं कि बाउंड्री वर्क 0 कब होगा, 0 कब होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि बाउंड्री मूव नहीं हुई। एक्सटर्नल प्रेशर और जो इंटरनल प्रेशर है सर वो मतलब हमारे पास सेम रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा उनमें। वो कैसे मेजर करूं मैं, जी फोर्स जब 0 होगी, हाँ जी बताते हैं जी फोर्स सर 0 होगी जब, तब से ये वो फोर्स 0 होगी। अच्छा जी, जब वर्क वर्क तो खुद ही मैंने कह दिया कि वर्क 0 कब सर होगा, क्लोज सिस्टम में। ठीक है जी, अच्छी बात है, क्लोज सिस्टम है। स्टेशनरी सर अगर डिस्प्लेसमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है जी, चलो ये कमेंट्स वगैरह सारे समराइज कर लेते हैं। इसमें क्या होगा कि जब आपके पास चेंज इन वॉल्यूम नहीं होगा ना, व्हेन देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, समझ रहे बात को। जैसे आप वर्क को कहते हैं ना कि जब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता तो हम कह रहे थे कि वर्क नहीं है, ऐसी। यस सर। यस सर। तो चेंज इन वॉल्यूम जब नहीं होगा, ठीक है, वॉल्यूम जब चेंज नहीं हो रहा होगा तो हम क्या कहेंगे उसको कि आपके पास जो बाउंड्री वर्क है वो 0 है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, बाउंड्री मूव नहीं की। क्या ख्याल, यस सर। बाउंड्री अगर मूव कर जाएगी वॉल्यूम चेंज हो जाएगा ना, बाउंड्री ऊपर चली जाए या नीचे आ जाए, कंप्रेशन हो या एक्सपेंशन हो, दोनों सूरतों में चेंज इन वॉल्यूम तो आएगा। सो यस सर। जब आपके पास वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो दैट कुड बी पॉसिबिलिटी, बल्कि पॉसिबिलिटी नहीं, सीधा सीधा यार कि आपके पास बाउंड्री वर्क क्या होगा, 0 होगा। तो लेट से यहाँ पे लिखा भी हुआ कि एक्सपेंशन जब हो रही हो तो हम डब्ल्यू बी को पॉजिटिव ले लेते हैं, या जब कंप्रेशन हो रही हो तो हम उसको जो है वो नेगेटिव ले लेते हैं। अब ये जो बाउंड्री वर्क का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, इसको हो सकता है कि हम किसी फर्दर न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज़ करें, क्योंकि आपको पता है एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में क्या वर्क का रोल होता है, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में वर्क आता है। यस सर। होता है, वहाँ पे लिखा होता है हीट इन माइनस ही आउट
वर्क इन माइनस वर्क आउट और मैस इन माइनस मैस आउट की वजह से जो एनर्जी है, ई मैस इन माइनस ई मैस आउट, और यहाँ पे ई मैस इन ई मैस आउट तो नहीं है, क्लोज सिस्टम है ना, तो एनर्जी ड्यू टू द वर्क और एनर्जी ड्यू टू द हीट उसका कॉम्बिनेशन तो है, ठीक है, तो ये यूज हो सकता है। बाउंड्री वर्क के अलावा कोई और भी फॉर्म ऑफ वर्क्स हो सकते हैं जो कि यूज हो सकते हैं? इलेक्ट्रिक वर्क भी हो सकता है। यस सर। इलेक्ट्रिक जो पावर होती मैकेनिकल वर्क भी हो सकता है। अच्छा, बाउंड्री वर्क जो है वो पाथ पे क्या डिपेंड करेगा? अगर मैं पाथ एक पहले चूज किया, फिर पाथ अगर मैं बदल दूं, फिर कोई और पाथ ले लूं, फिर कोई और पाथ चूज कर लूं, तो क्या उससे बाउंड्री वर्क के आंसर पे फर्क पड़ रहा होगा? यस सर। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है, तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या पाथ को चेंज करने से फर्क पड़ता है, क्योंकि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था हीट और वर्क जो है वो पाथ डिपेंडेंट फंक्शंस है। यस सर। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें एक चीज़ नज़र आ रही, पीवी डायग्राम में प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, ये पिस्टन है बीच में, तो अगर तो आप एक्सपैंड करेंगे तो V2 पे आ जाएंगे, कॉम्प्रेस करेंगे तो V1 पे आ जाएंगे। इसी तरह अब लेट से मेरे पास ये राइट साइड पे चीज़ है कि आप पॉइंट 1 से चलें और पॉइंट 2 पे आ गए। एक रास्ता आपने चूज़ किया ए वाला और एक आपने पाथ चूज़ किया बी वाला, वर्क आपको वही है, चेंज इन वॉल्यूम उतना ही है या फ़र्क है? पाथ ए से जाएंगे, पाथ बी से जाएं, चेंज इन वॉल्यूम उतना ही है, तो क्या एनर्जी भी उतनी लगानी पड़ेगी या एनर्जी मुख्तलिफ लगानी पड़ेगी अगर मैं ए वाले रास्ते से जाता हूँ या बी वाले रास्ते से जाता हूँ? सेम होगी। लेट से एक कमेंट है जी सेम होगी। फॉर एग्जांपल आप पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे पहुंचे हैं नीचे बॉटम में, एक दफ़ा आपने पाथ चूज़ किया ए वाला, एक दफ़ा आपने पाथ चूज़ किया बी वाला, एक दफ़ा चूज़ किया सी वाला, सेम एनर्जी होगी? सर मुख्तलिफ होगी सर। मुख्तलिफ होगी। वजह क्या होता है कि एरिया अंडर द कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्क डन को। पीवी डायग्राम के अंदर एरिया अंडर द कर्व किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्क डन को। सो ए का एरिया कुछ और है, बी का एरिया कुछ और है, सी का एरिया कुछ और है, तो उनके वर्क की जो वैल्यूज होंगी वो भी मुख्तलिफ होंगी। कुछ और होंगी। पाथ डिपेंड करता है, पाथ जो है वो डिपेंड करता है कि कौन सा पाथ चूज किया। सेम लाइकवाइज आप अपने घर से यूएमपी आते हैं, लॉन्ग रूट पे आए और चीज़ है, शॉर्ट रूट पे आए और फ्यूल है और टाइम है, समझ रहे बात को? यस सर, ये पहले भी आपने एक एग्जांपल दी थी। हाँ बिल्कुल। तो ये हमारे पास बेसिकली चीज़ है, पाथ डिपेंडेंट चीज़ें। हम एग्जैक्ट आंसर भी निकाल लिया करेंगे, 10, 8, 5 हम भी निकाल लिया करेंगे, वो बताऊंगा कैसे फाइंड आउट करना है। सो हम भी एग्जैक्ट निकाल लिया करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि ए का ज़्यादा एरिया था, ज़्यादा वैल्यू आ गई, बी का एरिया ए से कम था, उसकी उससे कम, सी का एरिया सबसे कम था, उसकी वैल्यू उससे कम, और एग्जैक्ट किस तरह से आती है वो भी हम सीख लेंगे इवेंचुअली, एक दो न्यूमेरिकल्स में आ जाएगा। ठीक है, तो सो फॉर इतना ही। तो परसों आपका क्विज है चैप्टर नंबर 3 का। ठीक है जी, आज के लिए इतना। हाँ जी, करें क्वेश्चन क्विकली जरा। सर ये ऊपर वाली जो डायग्राम है जिसमें हमारे पास सिर्फ दो पाथ हैं, ए और बी। जी जी सर इसमें भी हमारे पास मतलब ए का जो वही सेम सिनेरियो ना जो नीचे हुआ हमारे पास, ए का हाँ सेम ज्यादा। सिनेरियो है, लेकिन उसमें टेक्निकल एक चीज़ है थोड़ी डीपर इससे हट के। उसमें अगर आप देखें ना तो वो एक में जो है वो कंप्रेशन हो रही है, एक में एक्सपेंशन हो रही है। जी सर। एक में आप 1 से चल के 2 पे जा रहे हैं, V1 का वॉल्यूम ज़्यादा और V2 पे आप पहुंच रहे हैं। ठीक है, पाथ बी के अंदर। और पाथ ए के अंदर क्या है कि आप 2 पे थे और आपने एक्सपेंशन की और आप 1 पे आ गए, तो चेंज उनमें सेम है, लेकिन एक में एक्सपेंशन हो रही है, एक में कंप्रेशन हो रही है। और पाथ डिपेंड करता है, हम क्या करेंगे कि एरिया अंडर द कर्व देख लेंगे, और एरिया अंडर द कर्व से क्या होगा कि उसकी एक खास शक्ल बन जाएगी। ठीक है, जब आप एरिया कहते हैं ना तो एरिया की एक तस्वीर बनती है, कभी वो रेक्टेंगल बन सकती है, कभी ट्रायंगुलर बन सकती है, कभी स्क्वायर बन सकती है, समझ रहे, कभी ट्रॉपिजाइड हो सकती है। तो हम फिर देख लेंगे कि उसको किस तरह से करना है। ठीक है सर। कुछ उम्मीद है कुछ सेंस बन गई होगी। जी सर बिल्कुल। ठीक है, हाँ जी, तो ठीक है जी, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। और एक दानियाल ने अभी लेट किया था ज्वाइन, कोई और जिसने लेट ज्वाइन किया हो? मियां मोहम्मद सर 025 मियां मोहम्मद उमर। मियां मोहम्मद उमर। मियां साहब आप डेली लेट आते हैं, क्या मियां की वजह से आपको इस्तिस्ना हासिल है या वैसे ही? सर वैसे ही थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ। नहीं, थोड़ा सा लेट से क्या मुराद है, क्या आप कोई
सर 5-6 मिनट लेट जाता हूँ सर, आइंदा से नहीं। ये आप 5-6 मिनट वाला जो वर्ड है ना, इसको 10-15 दफ़ा आपने शीशे के सामने खड़े होके बोलना है कि मैं 5-6 मिनट लेट हो जाता हूँ, मैं 5-6 मिनट लेट हो जाता हूँ। और आपने साथ में अपने ज़मीर को भी थपकियाँ देनी है कि मुझे बताओ मैं कितने बजे आया था आज। ये दोनों Yes, sir. वर्ड बार बार बोलने हैं, ठीक है? तो आपको पता चल जाएगा कि आप कब आए थे और आप क्या कह रहे हैं। यस सर। ठीक है ना? ओके सर, हाँ, सॉरी तो सर। बिल्कुल लेट आ गए ठीक है, लेकिन ये साथ में 5-6 मिनट वाला जो मजाक है ना, ये बात सही। ठीक है सर, सॉरी। और जी कोई? ठीक है, चलें, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। और परसों इंशाल्लाह क्विज के साथ मुलाकात होती है इंशाल्लाह। ठीक ओके है? सर, अल्लाह लास्ट हाफिज़। टाइम पे ज्वाइन करनी है तो फिर क्विज भी बता दूंगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। ओके सर। चैप्टर नंबर 3 का क्विज।